स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर पीपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है जनजातीय विद्रोह की परंपरा में संथाल विद्रोह के स्थान का निर्धारण करें। इसकी इतनी चर्चा क्यों है? इसकी इतनी चर्चा क्यों है? तो हम लोग को आज देखना है जनजातीय विद्रोह में किसका, संथाल विद्रोह के बारे में देखना है। इसका क्या कारण थे, क्या परिणाम हुए और ये किस प्रकार अन्य विद्रोह से अलग थे, और फिर लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अन्य भी इस टाइप के जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं जनजातीय विद्रोह की परंपरा में संथाल विद्रोह का स्थान, और इसकी चर्चा हम लोग करते हैं आज। तो इसका उत्तर हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से, इंट्रो पार्ट से इसका, कि ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक एवं शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में अनेक विद्रोह हुए। क्या हुए? भारत में अनेक विद्रोह हुए। इसी संदर्भ में 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में विभिन्न जनजातीय समुदायों के द्वारा अनेक विद्रोह किए गए। ठीक है। संथाल विद्रोह इनमें सर्वाधिक व्यापक एवं सशक्त विद्रोह था। क्या था? संथाल विद्रोह क्या था? इसमें सबसे व्यापक एवं सशक्त विद्रोह था। यह अपने स्वरूप, विशेषताओं एवं परिणाम के आधार पर अन्य जनजातीय आंदोलन से भिन्न था। क्या था? कि अन्य जनजातियों से जनजातीय आंदोलन था उनसे भिन्न था। तो यहाँ हम लोग इसको इंट्रो पार्ट का देखने के बाद हम लोग इसके बॉडी पार्ट पे चलते हैं कि भारत में हुए प्रमुख जनजातीय आंदोलन के तमाम आंदोलन के यहाँ पे नाम दे देंगे। तमाड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह आदि प्रमुख है। इन जनजातीय आंदोलनों के मूल कारण लगभग एक समान थे। क्या थे? सभी जनजातियों के जो आंदोलन जो हुए वो लगभग उनके मूल कारण क्या थे? एक समान थे। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। क्या किया? सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। उसके बाद दिकुओं एवं साहूकारों के द्वारा किए जाने वाला शोषण, भूमि हस्तांतरण तथा सामाजिक जीवन में आ रहे परिवर्तनों ने आदिवासी समाज में आक्रोश को उत्पन्न किया। यहाँ पे दिकुओं से मतलब हुआ बाहरी आदमियों ने, जैसे अंग्रेज या बाहर के जो लोग जाकर वहाँ पे अपना आधिपत्य जमा रहे थे उनको। दिकुओं एवं साहूकारों जो समय समय पे पैसा और आदि इन आदिवासियों को देते थे, वो साहूकारों के द्वारा किए जाने वाला शोषण और भूमि हस्तांतरण आदि सामाजिक जीवन में आ रहे परिवर्तनों में आदिवासी समाज में आक्रोश को उत्पन्न किया। उसके बाद इसलिए समय समय पर भारत में विभिन्न क्या हुआ, जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न जनजातीय समुदायों के द्वारा अंग्रेजों का प्रतिरोध किया गया। यहाँ तक देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे। तो संथाल विद्रोह के हम लोग कारण देखें। सबसे एक नंबर कारण है यहाँ पे कि राजनीतिक कारण, 2 नंबर जो कारण हो गया वो सामाजिक कारण, 3 नंबर जो कारण है वो धार्मिक कारण, और 4 नंबर यहाँ पे जो कारण है वो है आर्थिक कारण। इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे राजनीतिक कारण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेजों की दखलंदाजी एवं पुरहा व्यवस्था में हस्तक्षेप। क्या है? पुरहा व्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया अंग्रेजों के द्वारा। सामाजिक कारण में हम लोग यहाँ देखेंगे कि बाहरी लोगों के आगमन से विविधता को खतरा हुआ। क्या हुआ? विविधता को खतरा हुआ। उसके बाद जो आदिवासियों के द्वारा झूम की कृषि किया जा रहा था, झूम कृषि पर उस पर रोक लगा दिया गया एवं जमींदारों द्वारा इस पर दुर्व्यवहार किया गया। किस पे? आदिवासियों पे। तो यह वो सामाजिक कारण हो गया। उसके बाद धार्मिक कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पे ईसाई मशीनरियों का भारत में आगमन और आदिवासियों का धर्मांतरण किया गया। बड़ी संख्या में ईसाइयों का धर्मांतरण किया गया यहाँ पे। इस कारण भी आदिवासियों लोग को काफ़ी नाराजगी हुई। उसके बाद नंबर 4 में चलते हैं हम लोग, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में यहाँ है कि विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वनों की कटाई, भूमि अधिग्रहण एवं वनोत्पादों को संग्रह पर रोक एवं बेगार श्रम आदि भी बड़ी मात्रा में कराया जा रहा था। बिना किसी पैसा और बिना किसी एवज में ही आदिवासियों से श्रम करवाया जा रहा था, जिसके कारण भी आदिवासियों को काफ़ी असंतोष हुआ और वो विद्रोह की तरफ अग्रसर हुए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार संथाल विद्रोह अंग्रेजों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण का परिणाम था। क्या था? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शोषण का परिणाम था। इसका प्रभाव क्षेत्र भागलपुर से लेकर राजमहल तक विस्तृत था। भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक ये क्या था? विस्तृत था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हो और चांद और भैरव के द्वारा किया गया। उन्होंने संथाल जनजातियों को एक स्थान पर एकत्रित कर एक नई ऊर्जा एवं उत्साह का संचार किया। सभी को एक जगह बुलाकर उसको
नेता का यही काम है। नेता कौन कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये सभी संथाल जनजातियों को एक जगह एकत्रित किया और उनको नई ऊर्जा का उत्साह किया। और 30 जून 1855 को संथाल विद्रोह प्रारंभ हो गया। उन्होंने साहूकारों, महाजनों एवं जमींदारों पर हमला करने के साथ साथ अदालतों में उनके दस्तावेजों को भी जला दिया। वो तो साहूकारों, महाजनों और अंग्रेजों पर तो हमला कर ही रहे थे, साथ साथ उन्होंने क्या किया कि जितने भी दस्तावेज रखे हुए थे अदालतों में उन सभी को जला दिया, जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे। ठीक है, उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप अंग्रेजों ने भी इस विद्रोह को बर्बरतापूर्वक दबाने की कोशिश की। इस क्रिया प्रतिक्रिया में हजारों की संख्या में अंग्रेज एवं विद्रोही मारे गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि यद्यपि विद्रोहियों की सीमित संख्या, परंपरागत हथियारों का प्रयोग, आंदोलन का दायरा सीमित होना आदि के कारण यह आंदोलन असफल हो गया, लेकिन साथ ही यह कई सकारात्मक परिणाम भी लेकर आया जो निम्नलिखित है। यहाँ पे हम लोग को दिखा देना है कि ये विद्रोह क्यों असफल हो गया और इसके जो असफल हुआ वो तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके कारण और क्या सकारात्मक परिणाम हुए उसको भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको देख लिए कि ये निम्नलिखित है। तो यहाँ पे चलते हम लोग पॉइंट वाइज इसको देख लेते हैं क्या सकारात्मक प्रभाव रहे। तो नंबर 1 प्रभाव जो रहा वो रहा कि अंग्रेजों ने आदिवासियों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप को नियंत्रित करने का उपाय किया, मतलब बेमतलब का हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। नंबर 2 में हम लोग देखें कि संथाल बहुल क्षेत्र के लिए प्रशासन की विशेष पद्धति के अधीन संथाल परगना जिला बनाया गया, जो आज तक संथाल परगना बनाया हुआ है, मतलब है अभी तक। इसे नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 में है कि संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया, संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया। उसके बाद नंबर 4 में है कि संथाल क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था जो कि क्या था, माझी को पुनः बहाल किया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया था, इसको पुनः क्या, माझी व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया। और नंबर 5 में है कि प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिए भागलपुर में कमिश्नर के अधीन एक डिप्टी कमिश्नर का पद सृजित किया गया, एक डिप्टी कमिश्नर का पद क्या किया गया, सृजित किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संथाल विद्रोह जनजातीय आंदोलन में सर्वाधिक सफल एवं सशक्त आंदोलन माना जाता है, जिसको भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन के सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। इस आंदोलन ने कई ऐसे तत्वों को आगे के लिए जो जन्म दिया जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन में काम का साबित हुआ। संथाल विद्रोह निम्नलिखित संदर्भों में अन्य जनजातीय विद्रोह से भिन्न था। अब इसको दिखाना होगा कि संथाल विद्रोह जो था अन्य जनजातीय विद्रोह से किस प्रकार भिन्न था, तो इसको हम लोग निम्नलिखित पॉइंट में दर्शाएंगे। इसको भी पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह किस प्रकार अन्य विद्रोहों से भिन्न था। तो नंबर 1 पॉइंट है कि संथाल विद्रोह प्रथम व्यापक एवं सशक्त विद्रोह था। क्या था? व्यापक एवं सशक्त विद्रोह था, जिसमें संथाल जनजातियों के द्वारा बड़े स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया। यह एक जनव्यापी विद्रोह था जिसमें लगभग 60,000 संथालों ने प्रारंभिक स्तर पर भाग लिया था। कितना? लगभग 60,000 संथालों ने प्रारंभिक स्तर पर क्या किया? भाग लिया था। इसमें संथाल विद्रोह सुसंगठित एवं सशस्त्र विद्रोह था। नंबर 2 पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि संथाल विद्रोह क्या था? सुसंगठित एवं सशस्त्र विद्रोह था। इसमें जनजातियों ने अपने परंपरागत हथियार तीर, धनुष, भाला आदि के जरिए ही अंग्रेजों के आधुनिक हथियार का मुकाबला किया था। ठीक है, इस विद्रोह में कुशल एवं प्रशिक्षित अंग्रेज सैन्य अधिकारियों जैसे कि मेजर बारो, कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन आदि ने भी हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि ये बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों को भी इस आंदोलन ने, इस विद्रोह ने दबाने और हराने का काम किया था। इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि ये अन्य विद्रोह से अलग था। 3 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है कि संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? अर्ध धार्मिक था। संथाल विद्रोह का स्वरूप अर्ध धार्मिक था। दोस्तों, यहाँ पे विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू थे। उन्होंने संदेश प्रचारित किया था कि ठाकुर के आदेश पर ही यह संघर्ष छेड़ा है। ठाकुर मतलब भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप कहिए, ऊपर वाले के आदेश पर ही यह संघर्ष छेड़ा है। इसमें भाग लेने वाले की रक्षा स्वयं वो ठाकुर जी इसकी स्वयं रक्षा करेंगे। जो इस आंदोलन में भाग लेंगे उसका कुछ नहीं होगा। भगवान हमारे साथ है, ठाकुर हमारे साथ है। इससे क्या हुआ? इससे संघर्ष के प्रति समर्पण, लोगों का, संथालों का समर्पण, आदिवासियों का समर्पण एवं समर्थन दोनों में नई शक्ति की उत्पत्ति हुई, नई शक्ति मिल गया। अब सभी लोगों को लगने लगा कि हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है, भगवान की मर्जी से हम लोग इस आंदोलन में हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करेंगे। इसलिए उनमें एक नई उत्साह एवं जोश बढ़ गया। नंबर 5 पॉइंट है कि संथाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ संथाल जनजातियों को शोषण से मुक्ति दिलाना ही नहीं था, इनका व्यापक उद्देश्य था। क्या था? बल्कि बाहरी लोगों को भगाना,
विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करना तथा न्याय एवं धर्म का राज स्थापित करना। तो काफ़ी विस्तृत इनका उद्देश्य यहाँ पे कहा जा सकता है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ संथाल जनजातियों का ही शोषण से मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य था, बल्कि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि बाहरी लोगों को भगाना था और विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करना तथा न्याय एवं धर्म का राज स्थापित करना था। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये अन्य धार्मिक जनजातीय आंदोलन से भिन्न था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने के बाद इस क्वेश्चन को अब कंक्लूड करेंगे कि उपयुक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि संथाल विद्रोह अपने स्वरूप, विशेषताओं, प्रकृति एवं परिणाम के आधार पर अन्य जनजातीय आंदोलनों से भिन्न था। संथाल विद्रोह जनजातीय विद्रोह के इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु था। क्या था? एक परिवर्तन बिंदु था। इसके बृहत रूप को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी प्रशासनिक सुधारों एवं परिवर्तनों पर बल दिया। इस विद्रोह ने अपनी राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति एवं सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। क्या था? आगे की जो हम लोग का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसका मार्ग भी यहीं से होकर गुजरता है। इसलिए कहा जाता है कि संथाल विद्रोह कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका पथ प्रदर्शक था, उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार हम लोग आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। इतिहास जो जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग लगभग 8 से 10 अभी तक मॉडल आंसर देख चुके हैं। आने वाले समय में भी हम लोग अलग अलग विषयों का मॉडल आंसर देखते रहेंगे। जैसे जीएस 2 में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर स्टैटिक्स भी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे